चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूनिफाइड एकेडमी चैनल। दिस इज द सेकंड लेक्चर वीडियो ऑन वेक्टर। पहला लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे वेक्टर क्या होता है, रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और आज हम लोग वेक्टर का सारा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद सिर्फ एक दिन और देंगे वेक्टर पे, उसका जो भी क्वेश्चन हम जो दिए थे डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, वेक्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पे बढ़ेंगे। तो चलिए, सेकंड वीडियो है वेक्टर पे, शुरू करते हैं। तो दिस इज द सेकंड वीडियो। शुरू करने के पहले कुछ सवाल से ही देखते हैं जो जिसका थ्योरी लास्ट क्लास में हो चुका था। अब जैसे ये सवाल है, 3 सवाल उस क्लास में हम सॉल्व करवा दिए थे। अब ये सवाल है, 2 वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड p combines to give a resultant magnitude p, then the angle between 2 वेक्टर। यानी कि मेरा दो वेक्टर है एक ऐसे है और एक ऐसे है। कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड p ही है और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यानी कुछ जो ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये इसका भी मैग्नीट्यूड p है। यानी ये p और ये p। तो अब कह रहा है कि कितना सही। अब जैसे इस फिगर में देखिए, इस दोनों के बीच का एंगल जो है लेस देन 90 है। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं तो हेड से हेड का एंगल लेंगे या टेल से टेल का। तो यहाँ पे हेड और टेल हो रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, ये हेड इधर हो गया, ये टेल, तो ये एंगल होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो अगर दोनों वेक्टर ऐसा हो जाए, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तब ये हो सकता है ये P और इसका रिजल्टेंट भी P हो जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। तो ये 60 60 60 है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ये दोनों को बढ़ा दीजिए, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। इसका एक आंसर तो 120 आप ऐसे ही दे दीजिएगा। बट इसको सॉल्व करना है हम लोग को, दो वेक्टर का। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोनों वेक्टर का क्या है, हम लोग को पता है रिजल्टेंट क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ क्या है कि a बराबर p है, b बराबर p है और r बराबर भी p दिया हुआ है। इसको इधर लाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग सबका p वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए और b यानी कि p इंटू पी, 2p स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। पी स्क्वायर सब जगह से कट गया। अब यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 -1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये सवाल हम लोग का सॉल्व हो गया, ये सवाल। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर है x एंड y हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि x और y का मैग्नीट्यूड इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस y इज, कह रहा है
कि मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई, यानी कि मैग्नीट्यूड x माइनस वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई इज n टाइम्स, इज इक्वल टू n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरा गिवन है। और हमको निकालना क्या है, द एंगल बिटवीन x एंड y, दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो एंगल निकाल लेंगे। देख लेते हैं, इसमें एंगल निकालना है। x माइनस वाई इस तरफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस वाई, ये हमको बोल रहा है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तब ना मैग्नीट्यूड को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा। अब इधर हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। अब हमको पता है कि दोनों का ये जो है x और y, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल गिवन है, एज इक्वल टू y, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई, तो सब जगह एक y के जगह x पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा n स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से हमको कॉस थीटा का मान चाहिए, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, और इधर क्या है 1 माइनस n स्क्वायर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट इक्वेट करना था, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देना था। स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंडीशन जो था x इज इक्वल टू वाई, ये हम लोग यूज कर गए। तो ये यूज करने से हम लोग को ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6n and 4n आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू। अब फोर्स एक लग रहा है, ठीक है, लग रहा है फोर्स, कह रहा है 6 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कॉस थीटा पे डिपेंड होगा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो इसमें अगर 1 हो जाएगा यानी कि दोनों का दोनों एक ही तरफ हो जाए तब ना होगा, तो यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और 4 यानी कि 10 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट इसके अपोजिट हो जाए, एक इधर है तो एक इधर हो जाए, दोनों अपोजिट हो जाए तो दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन, यानी कि ये जो इसका रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। तो 11 न्यूटन ये नहीं होगा, 2 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन नहीं होगा, 8 न्यूटन
दोनों के बीच में है 0 न्यूटन नहीं है, 7 न्यूटन होगा। ये आंसर हो गया, और ए और डी नहीं होगा। तो ये हुआ हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लिए। ठीक है, ये कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि इस रिजल्ट में अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम का, तो देखिए द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, और रिजल्टेंट आर है। अगर एंगल जीरो हो जाए, एंगल अगर जीरो हो जाए तो जो वैल्यू आएगा ये मैक्सिमम आएगा। अभी जस्ट हम लोग वो देखे कि मैक्सिमम कहाँ था, जब एंगल जीरो हो जाएगा। तो एंगल जीरो हो जाएगा तो दोनों को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी कर देंगे, यानी कि एंगल जीरो हो गया तब। तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जहाँ वहाँ था 6 + 4 कर दिए तो 10, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसका 10 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट है पाई। अगर एंगल एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, एंगल पाई हो जाए, तब मिनिमम आएगा। आर इज मिनिमम, यानी ए माइनस बी। वहां पे क्या किए थे, 6 - 4 किए थे। 6 - 4 2 न्यूटन आ गया था। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब तीसरा कंडीशन करा है कि थीटा π/2 हो जाएगा। तो जो अगर π/2 हो जाएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो फिर उसका आंसर ट्रिपलेट हो जाएगा, a² + b², उसका जो करके अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा। और एक कंडीशन कह रहा है कि दोनों का अगर मैग्नीट्यूड a हो जाए तो मेरा रिजल्टेंट का एंगल θ/2 होगा। यानी कि ये a है और ये a हो जाए, दोनों अगर a हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल टेल से टेल मिलाएंगे तब ना बनेगा एंगल। अगर ये थीटा है तो ये जो रिजल्टेंट का एंगल है ये θ/2 हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया a और b का, तो रिजल्टेंट का एंगल θ/2 हो जाएगा। और ये फिफ्थ कंडीशन, a और b a है और अगर एंगल 2π/3 यानी 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी a होगा। अभी ये वाला जो फिफ्थ कंडीशन है हम लोग सवाल से देखे थे, अभी जस्ट यही सवाल से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखते हैं। ठीक है, अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या उस पर इफेक्ट होगा, या डिवाइड करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग देखना है। तो अगर एक वेक्टर को मान लीजिए वेक्टर एक k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड k × a हो जाएगा। और अगर k पॉजिटिव है, k अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रह जाएगा, और अगर निगेटिव है तो वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे था तो वो पीछे की ओर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही करा है कि अगर k इज पॉजिटिव तो अलोंग a, और k इज निगेटिव तो अपोजिट टू a। ठीक है, अगर k से जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक पॉजिटिव टर्म है तो उसका डायरेक्शन वही रह जाएगा, और अगर k एक निगेटिव टर्म है तो उसका डायरेक्शन जस्ट 180 डिग्री यानी रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक प्योर नंबर या एक स्केलर से। अब व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, अ न्यू वेक्टर मे बिकम अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कि स्केलर से मल्टीप्लाई किए एक वेक्टर को, तो वो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही आएगा, जो वेक्टर आएगा वही आएगा,
मतलब कि वो एक नया फिजिकल क्वांटिटी भी आ जाएगा। जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, टाइम स्केलर है। वेलोसिटी और टाइम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यानी कि एक अलग क्वांटिटी आ गया। तो एक स्केलर और वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से एक नया क्वांटिटी जो कि वेक्टर ही होगा आ सकता है। ठीक है, डिवीजन में भी वही बात है, डिवाइड करते हैं तो वो उतना टाइम उसका मैग्नीट्यूड कम और ज़्यादा हो जाता है। अ स्केलर और अ वेक्टर कैन नेवर बी डिवाइडेड बाय अ वेक्टर। एक स्केलर या वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से कुछ सवाल है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस इतना और ये इसके एंटी पैरेलल में हो, यानी एक वेक्टर है सॉरी ठीक है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वाइस, यानी एक वेक्टर निकालना है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो इसका ट्वाइस होगा और एंटी पैरेलल टू 3i प्लस 4j, 3i माइनस 4j, यानी इसके पैरेलल नहीं होगा, एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल होगा मतलब इसके निगेटिव में होगा। तो ये एक वेक्टर निकालना है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस बार थोड़ा और डीप लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर ए जो है वो मेरा अभी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 12i माइनस 5j, दूसरा वेक्टर मेरा दिया हुआ है जिसके एंटी पैरेलल होना है, उसका वैल्यू है 3i माइनस 4j, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है। मान लीजिए वेक्टर आर है, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका कि मैग्नीट्यूड ट्वाइस होगा, ट्वाइस मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ये होगा ट्वाइस मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगा, यानी कि इस वेक्टर के एंटी पैरेलल उसका डायरेक्शन होगा, यानी कि बी कैप। ये इसके डायरेक्शन के लिए बी यूज कर रहे हैं तो यानी इसका यूनिट वेक्टर यूज होगा। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर नहीं होगा, यूनिट वेक्टर होगा। और हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बी बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देते हैं, 2 टाइम्स वेक्टर ए कितना हो गया 12i माइनस 5j, और यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले वेक्टर बी लिखेंगे, यानी कि 3i माइनस 4j, और चूंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बाई इसका मैग्नीट्यूड, यानी 3 3 9 ना 4 16, यानी कि 5 से इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2 144 और प्लस 5 13, और इधर कितना हो गया माइनस 3i प्लस 4j बाई 5, यानी कि अब यहां से आप लोग 26/5 माइनस 3i प्लस 4j, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा वेक्टर हो गया। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है इसका डबल है और ये इसके एंटी पैरेलल में है। जस्ट सवाल को सिर्फ पढ़ना है,
रियलाइज करके बना, जो बोल रहा है करते चल जाइए। इसमें मतलब बहुत नर्वस होने वाली बात नहीं है। अभी तक आप देखे होंगे कि ये बनाए तो कुछ हमने एक्स्ट्रा स्टेप किया, जो पढ़ा चुके हैं बस वही है, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, ये भी सवाल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, एक और सवाल है, इसमें कह रहा है कि ए कार इज मूविंग नॉर्थवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहीं पे देख लेते थोड़ा सा कि नॉर्थवर्ड जा रहा है। अब हमको पता है नॉर्थ जाने के लिए ऊपर बनाएंगे। उसके बाद इट मेक्स अ राइट टर्न, इधर लेफ्ट इधर राइट, राइट टर्न ले लिया। तो पहले चला था तो 5 एंड कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर, फिर इधर भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या था मेरा, ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये इनिशियल वेलोसिटी था और ये फाइनल वेलोसिटी था। तो ये चूंकि y एक्सिस में जा रहा है तो ये 5j हो जाएगा, और ये चूंकि इधर जा रहा है तो ये 5i हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि ये कैसे, इसमें डायरेक्शन हम दे दिए, तो चूंकि ये पॉजिटिव y में जा रहा है तो पॉजिटिव j, और ये पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है तो पॉजिटिव i। तो v फाइनल मेरा कितना है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा मेरा v फाइनल है 5i माइनस v इनिशियल 5j। ठीक है, अब यहां से इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा, जो कि पूछ रहा है सवाल में, तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 रूट टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल दे रहा है, इसमें कह रहा है कि अपोजिशन वेक्टर ऑफ टू बॉल्स इतना इतना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टू बॉल्स, यानी कि फर्स्ट बॉल का यहाँ पोजीशन वेक्टर कुछ दिया हुआ है r1, सेकेंड बॉल का कुछ पोजीशन वेक्टर दिए हुए है r2। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल, ये वाला पार्ट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ये। तो ये जो निकालते हैं ये डेल्टा r, ये भी वैसे ही हो जाएगा r2 माइनस r1। ये डेल्टा आर क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ r2 माइनस r1 करना है, तो ये r2 है, r2 माइनस r1, यही करिएगा आंसर आ जाएगा। तो r2 में क्या है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 7j हो गया। यहाँ से इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4i माइनस 3j। ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसको अगर कीजिएगा, डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका 5 मीटर, अगर मीटर में दिए तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं, ये क्या सीखे हैं कि अगर R1 जो है मेरा x1i y1j और z1k दिया है, और R2 मेरा x2i y2j z1k दिया है, z2k दिया है, तो मेरा ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा आर होगा, और वो डेल्टा आर कितना होगा, x2 माइनस x1 आई के डायरेक्शन में, और y2 माइनस y1 जे के डायरेक्शन में, और z2 माइनस z1 के डायरेक्शन में।
ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ r1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ r2। तो यहां से मेरा जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक r1 था तो r1 से r2 आ गया, ये इनिशियल था ये फाइनल आ गया, तो ये कितना चला यहां से मेरा डेल्टा r से हमको पता चल जाएगा कितना चला यहां से यहां तक, तो ये डेल्टा r से पता चल जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना होगा कि डेल्टा r कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सवाल में था। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। हो गया सवाल। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो दो वेक्टर का एडिशन देख चुके हम लोग, सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, डिवीजन देख चुके हैं। अब जो है जो दो वेक्टर के बीच में है एक खास तरह का प्रोडक्ट भी होता है, और वो दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देयर आर टू वेज, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और जो थीटा जो है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है। इससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, यानी डॉट प्रोडक्ट करने से स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, इसीलिए इसका जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जैसे कि ये फ्लक्स, फ्लक्स पूछा था, आप ही लोग में किसी के सवाल में देखे थे, तो फ्लक्स में क्या होता है कि बी डॉट ए होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ, वहाँ डॉट प्रोडक्ट हो गया था। पूछा कि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, आप ही लोग के एग्जाम में आया था एसबीटी में, तो वहाँ बच्चे लोग स्केलर स्केलर नहीं मार के वेक्टर दे रहे थे, कर रहे थे कि जो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी का किसी का पूछा था, तो वो कह रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही तो वेक्टर है, ये वेक्टर है तो वेक्टर ही होगा, ऐसा नहीं है, डॉट प्रोडक्ट हो गया तो वो स्केलर ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो जाने से ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। अब ये तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम अगर कॉस थीटा 1 हो, यानी कि दोनों जो वेक्टर है वो पैरेलल हो जाए, तब जाके मेरा ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरा ए डॉट बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कि थीटा मिनिमम कब होगा, तो थीटा मिनिमम 0 डिग्री, 0 उसका वैल्यू हो जाएगा, तो थीटा मिनिमम तो वो कब होगा, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे यानी ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। तो मैक्सिमम 0 डिग्री पे, मिनिमम 90 डिग्री पे, ये तो समझ में आ गया। अब द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेनिसेस द वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी को आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका 0 आंसर आ गया, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। इससे ये आप लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे ही वो यानी ऑर्थोगोनल है या 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलर है, जो भी है, ठीक है। तो यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और यानी कि दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन एंगल से साथ मल्टीप्लाई, यानी ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, डायरेक्ट ए बी नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखिए यूनिट वेक्टर है,
n इंटू एन, तो i इंटू आई, यानी i और i तो दोनों में के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा 1, क्योंकि इसका यूनिट हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, i का, इसका भी 1, 1 इंटू 1 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, यानी कि i का i के साथ कीजिए, j का j के साथ कीजिए, k का k के साथ कीजिए, तो इसका वैल्यू 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट करने पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर i का j से कर दिए, i का k से कर दिए तो आपका 0 आ जाएगा, यानी i का i के साथ ही वैल्यू आएगा, बाकी दोनों के साथ वैल्यू j और k के साथ वैल्यू 0 आएगा डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि वो दोनों क्या है, उसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है j और k, इसलिए उसमें 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं a डॉट b है, तो axi ये इसका कंपोनेंट हो गया, ये इसका कंपोनेंट हो गया, डॉट प्रोडक्ट यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किए तो i और i दोनों मिलकर तो 1 हो गया, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये स्केलर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। i इंटू आई 1 होता है विदाउट डायरेक्शन, ठीक है, i इंटू आई नहीं होता है, i डॉट आई 1 होता है विदाउट डायरेक्शन, इसलिए वो स्केलर हो गया। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। और अगर इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्शन में, कि दो वेक्टर दिया हुआ है, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट पता चल जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है हमको पता करना पड़े, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर है कॉस थीटा, अगर पता करना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यहां से हमको उसका दोनों के बीच का एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है, ये इतना आ जाएगा। अब जैसे कि एक सवाल जो दे रहा है, ये क्या कर रहा है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इतना और इतना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो ये इतना दिए हुए है, ये इतना दिए हुए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिर्फ i का i के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस 1 माइनस 2, j का j के साथ कीजिए, 3 3 जा 9 माइनस 9, 1 इंटू 1 1, ये आंसर आ गया। और कभी भी i का j के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि वो उसके ऑर्थोगोनल है। डॉट प्रोडक्ट में यही चीज ध्यान रखना है। एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए ये सवाल में क्या कह रहा है कि इफ i प्लस 2j प्लस एन के इज परपेंडिकुलर टू इतना 4i प्लस 2j प्लस 2k, देन द वैल्यू ऑफ n, n का क्या वैल्यू होगा कि ये जो है परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमको पता है परपेंडिकुलर होने के लिए क्या हो जाएगा, उसका जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0, वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का पहले अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगा देते हैं कि a डॉट बी हमको 0 आना चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर होगा। तो a डॉट बी 0 यानी कि 4 2 जा 8, और ये फिर 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, और n इंटू 2, ये सब का जो जोड़ है ये 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से n बराबर -4 आ गया, तो यहाँ नहीं हमको ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम इतना पोजीशन से इतना पोजीशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वर्क डन ऑफ द फोर्स। अब देखिए पहले तो आपको एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे लाया, ठीक है, तो उसका दोनों के बीच का उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए जस्ट वो सवाल में हम लोग देखे थे, तो ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर हमको पता चल गया, तो फोर्स का इतना न्यूटन का फोर्स है और वर्क डन है, तो वर्क डन का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम लोग आगे से पढ़ेंगे, वैसे आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी था, और यही अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे था तो एफ डी कॉस थीटा था। तो ये जो कॉस थीटा ये डॉट के कारण ये था, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं एफ डॉट डी, तो एफ हमको पता है इतना है एफ, और डी हमसे यहाँ से निकल चुका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों का लगाइएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल अब आपको लग रहा होगा कि ये सवाल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का यूज है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ते हैं एज ए प्रोजेक्शन निकालने के लिए भी।
अगर प्रोजेक्शन या किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट उस वेक्टर में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट से हम लोग पता कर सकते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट का यूज प्रोजेक्शन निकालने में होता है। ठीक है, तो जैसे ये है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का कितना प्रोजेक्शन इस पे गिरा, या प्रोजेक्शन या उसका प्रतिबिंब या उसका छाया कितना गिरा, तो इसको जो निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और इस चीज को आप लोग ए डॉट बी से फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, बी ऊपर नीचे बी ला देंगे तो एक बी वेक्टर है, बी ए डॉट बी हो गया। ठीक है, ए कॉस थीटा था, अब ऊपर भी बी, एक वेक्टर बी से इसको मल्टीप्लाई किए और एक वेक्टर बी से उसको यही मैग्नीट्यूड का उसको डिवाइड कर दिए, तो ए डॉट बी आ गया। यानी कि वेक्टर को जो हमको स्केलर प्रोडक्ट निकालना था, इसका मतलब है इसका प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है, ये भी एक सवाल है, आप लोग अपने से देखिएगा ये सवाल, ये हम नहीं बताते हैं, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट अब देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जिसको कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्रॉस से करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट से नहीं क्रॉस से। और इसमें जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है और इसका एक डायरेक्शन होता है, एंड दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो जो तीसरा आएगा वो दोनों, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो सबके परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर है, तो जो तीसरा आएगा इसका ऊपर या नीचे तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यानी कि द थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन देना होगा, और ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू ए भी होगा, परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। यानी वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। और इसको निकालने का तरीका यही है, राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं चलेगा, राइट हैंड, और इसका फिंगर कर्ल होगा जिससे जिसको क्रॉस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे ए को बी के साथ कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो ए पे रखेंगे उंगली और बी की तरफ ऐसे उंगली घुमाएंगे, तो ये मेरा डायरेक्शन देगा। बी से ए नहीं होगा तो फिर बी क्रॉस ए होगा, तब बी से ए घुमाना है, लेकिन ए क्रॉस बी होगा तो ए से बी की ओर घुमाना है, कहीं भी हो, और ये आपका डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये एक प्रॉपर्टीज तो ये हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है नॉन क्यूमुलेटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, ए क्रॉस बी ऐसे हुआ, अब बी क्रॉस ए ऐसे हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन एक में ऊपर था एक में नीचे हो गया, तो डायरेक्शन चेंज कर गया, तो इसीलिए वो दोनों जो वेक्टर देगा वो अलग अलग वेक्टर देगा। तो इसीलिए हाँ, निगेटिव करिएगा यानी डायरेक्शन को कंसीडर कीजिएगा, तब हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव लगा दीजिएगा तो हो सकता है। फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई और बी को ए को सी के साथ मल्टीप्लाई। अगर किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर भी ला सकते हैं। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई का आई के साथ, तो आई का आई के साथ साइन जीरो, तो साइन ये जो होता है इसमें साइन के साथ ए बी साइन थीटा, तो यहाँ साइन जीरो आई का आई के साथ लेंगे तो साइन जीरो हो गया, तो साइन जीरो हो गया, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो देगा, तो आई का आई के साथ आई क्रॉस आई हमेशा जीरो देगा, जे क्रॉस जे हमेशा जीरो देगा, के क्रॉस के हमेशा जीरो देगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में इसका उल्टा हो रहा था, आई डॉट आई ही वन दे रहा था, बाकी सब जीरो दे रहा था, और यहाँ पे आई क्रॉस आई जीरो देगा। ठीक है, अब जो है एक ये डायरेक्शन फॉलो कर लीजिए, आई से जे, जे से के। अगर आई क्रॉस जे कहे यानी कि आई से जे को कहे
तो हमको के दे देगा, और जे से के कहेगा, जे से के कहेगा तो आई दे देगा, और के से आई कहेगा तो जे दे देगा। लेकिन इसमें जो है अगर जे क्रॉस आई कह दे, यानी कि जे से आई के तरफ आप आ रहे हैं, उल्टा हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, आई जे के क्लॉकवाइज हो गया तो सब पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, जे क्रॉस यानी कि यहीं पे जे क्रॉस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा, तब यहाँ पे ये माइनस के देगा। ये के न दे के आई क्रॉस जे के देगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। लेकिन जे क्रॉस आई, जे से आई के तरफ गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आई क्रॉस के यानी आई से के तरफ, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये हो जाएगा माइनस जे। उसी तरीके से के क्रॉस जे, तो ये देगा माइनस आई। यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे आई जे के रख लीजिए, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसे आया हम लोग को समझ में आ गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी को आई जे के, ए का कंपोनेंट एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, बी का कंपोनेंट एक्स में कितना है, बी वाई में कितना है, जेड में कितना है। और ये दोनों का ए क्रॉस बी जो सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आप लोग को तो आता ही होगा। अब इसमें जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये इसका इतना आ जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नल है तो यानी इसका मतलब है कि वो अपने आप से ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, अपने आप से अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो नल वेक्टर आएगा। ठीक है, अपने आप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हो गया, अपने आप से ही लिया जाए तो वो जीरो दे देगा। तो ये हमारा वेक्टर का सारा थ्योरी इतना ही है। अब हम लोग जो भी थ्योरी जान गए, पोजीशन वेक्टर निकालना, या एक पोजीशन दिया है दूसरा पोजीशन दिया है तो ये दोनों का पोजीशन निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना, डिवीजन निकालना, प्रोडक्ट निकालना, दो तरीके का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वेक्टर का डायरेक्शन देखना, ये सब चीजें हम लोग समझ गए। अब ये सब सीखने में भी बहुत आसान लगता है, लेकिन इन चीजों का जब एप्लीकेशन हम देखते हैं तब जाके और समझ में आता है। जैसे कि अभी आप लोग को ये क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे होंगे, ये आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसका जानिएगा कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो मैग्नीट्यूड जो, और उसका जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये सब चीज को जब रियलाइज कीजिएगा रोटेशनल डायनामिक्स में आते आते, जहाँ पे लीनियर मोमेंटम फोर्स की जगह टॉर्क हो जाता है, वहाँ आर क्रॉस एफ, फिर एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, तो उन लोग का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पे आप लोग रियलाइज कीजिएगा। तो वेक्टर जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि चलेगा, ये इतना जस्ट उसका इंट्रोडक्शन तो दे दिए, लेकिन इसका यूज पूरा का पूरा मैकेनिक्स में होते ही रहेगा, या पूरा कहें कि फिजिक्स में ही वेक्टर का यूज होते रहता है। ठीक है, तो ये वेक्टर का इसका जस्ट इतना हम लोग का ये थ्योरी था। अब जो हम डिस्क्रिप्शन में पहले लेक्चर वीडियो में डाले थे, अब हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना वो असाइनमेंट था वो सब सॉल्व कर देंगे, और ये वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब वेक्टर ये नहीं है कि वेक्टर खत्म हो गया, अब जैसे ही काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां भी वेक्टर आएगा, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे वहां भी वेक्टर आएगा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे वहां भी वेक्टर आएगा। तो हम लोग वहां का जो वेक्टर है टैकल करना सीख चुके हैं ये 2 क्लास से, और एक क्लास जो हम लोग डिस्कशन लेंगे, ये 3 क्लास में वेक्टर हम लोग बढ़िया से फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, अब थ्योरी इतना ही था। अब जो हम लोग स्टार्ट किए थे 5 वर्ड्स इंग्लिश का, आज फिर से शुरू करते हैं। तो ये देख लेते हैं 5 वर्ड आज कौन कौन है। पहला वर्ड है अबेट। अबेट, ये पहला वर्ड है।
अबेट मीन्स होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग, कमजोर हो जाना, ठीक है, या किसी चीज को कमजोर हो जाना, ढीला पड़ जाना, ये सब अबेट होता है। जैसे कहते नहीं है कि तूफान आ रहा है, आते आते अब कमजोर हो गया तूफान, या महंगाई कम होते जा रही है यानी कम हो रही है, ये सब के लिए हम लोग अबेट यूज करते हैं, ठीक है, अबेट। अब इसका सिनोनिम्स हो गया डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिश, ड्रेन, ड्रॉप, डुडलियर। एंटोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स मतलब उल्टा, उल्टा डिक्रीज कर रहा है तो उल्टा हो जाएगा इंक्रीज कर रहा है। तो एक्यूमुलेट, इनलार्ज, एक्सपैंड, इंटेंसिफाई, स्केलेट, बढ़ते जा रहा है, ये इसका एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया इसका पर्यायवाची, एंटीनोनिम्स हो गया विपरीतार्थक। अब अबेट कैसे याद रखेंगे, तो जैसे ये बच्ची है, अब ये खाना को देख के जीभ निकाल रही है, लेकिन इस बच्ची को नहीं पता है कि अभी ईट नहीं करेगी तो इसका हेल्थ आगे चल के अबेट हो जाएगा, अभी नहीं खाएगी तो फिर स्ट्रांग कब होगी। बोन्स जो भी होता है वो 7 साल में सारा बोन्स अपना बन जाता है, लेकिन अभी अगर ईट नहीं करेगी तो इसका हेल्थ अबेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अबेट वर्ड हम लोग सीख गए, अभी ईट नहीं की तो इसका हेल्थ अबेट हो जाएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं अब्रेंट। अब्रेंट, अब्रेंट मीन्स होता है deviating from the normal or usual type as a certain animals or group in which they are classified behaving in abnormal untypical way। जैसे कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि एबनॉर्मल टाइप का लगने लगे, इसको कहते हैं एब्रेंट, अचानक से, ठीक है, यानी कि एबनॉर्मल टाइप का कुछ भी हो जाए। जैसे कि बैरिया एक जगह है जहाँ की नया बस स्टैंड चला गया है पटना का, तो वो जगह जो आज से 20-25-30 साल पहले जाइएगा तो वो जगह जस्ट एक टापू था, ऊंचाई पे थोड़ा था, और उसको पहाड़ी भी कहते थे, टापू था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ खेती वेती होता था, वहां कोई रहता नहीं था, आबादी नहीं था, एकदम नहीं। ये 30-40 साल तक तो वहां आबादी नहीं था, यानी कि आज से 40 साल पहले ये पूरा का पूरा वीरान था, कितना 2-3 हजार साल से वीरान था। और आज जो है वहां पे एक बस स्टैंड नया आ गया है, तो बस स्टैंड आने से वहां का जमीन का जो कीमत जो आज से 30-40 साल पहले एकदम कुछ भी नहीं था, पानी का भाव भी नहीं था, वो आज उसका भाव जो है एकदम बहुत आसमान छू रहा है। यानी कि अब बैरिया का जो रेंट है, अब वहां पे जब ऐसा हो गया तो वहां रेंट पे जो घर लग रहा है, रेंट पे जो गोडाउन लग रहा है, वो सब का दाम एकदम आसमान पे है, स्क्वायर फीट से लग रहा है। कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अब रेंट हो गया, अब बैरिया का रेंट अब रेंट हो गया, ठीक है, वहां पे बस स्टैंड आने से अब रेंट, अतः सडनली जो है एबनॉर्मल वे में, अनटिपिकल वे में कुछ चेंज उसमें आ गया, ठीक है, अब रेंट। इसका सिनोनिम्स हो गया एबनॉर्मल, एनोमिलस, अटिपिकल, स्पेशली, एक्सेडिंग, एक्सेप्शनल, फ्रीक, ऑड, मतलब अचानक, मतलब कुछ जो अचानक से हो जाए। और एंटीनोनिम्स हो गया कॉमन, वही है तो वही है, तो ये एंटीनोनिम्स हो गया नॉर्मल, यूजुअल, ठीक है, ये हो गया अब्रेंट। तो यानी कि ये जो बस स्टैंड है, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित न्यू बस स्टैंड बैरिया पटना, तो ये जो है बस स्टैंड आने से बैरिया का जो रेंट है, रेंट अब ब्रेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबेट। अबेट, अबेट मीन्स होता है गलत काम करने के लिए उसको उकसाना, गलत काम करने के लिए। इनकरेज, इनकरेज, एक मिनट, हेलो, अच्छा अच्छा छूट हो रहा है, हमको लगा कि फट रहा है, इसलिए नहीं कर रहे थे। अच्छा ठीक ठीक, चलिए अबेट, अबेट मीन्स
यानी कि गलत काम करने के लिए उसको उकसाना, ये किसी क्राइम के लिए, उसको पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसको मतलब इनकरेज करना या उसको हेल्प करना, तो इसको कहते हैं अबेट। ठीक है, अबेट। तो देखिए अब आईपीएल आने वाला है, अब आईपीएल आने का और यहाँ पे खूब बेटिंग होगा, सबको पता है यहाँ पे खूब बेटिंग होता है। पहले ये बेटिंग के लिए सरकार जो है गिरफ्तार भी करती थी, लेकिन आजकल बेटिंग को लीगल नहीं हुआ है अभी भी इंडिया में बेटिंग, बस उसको बेटिंग का करने का तरीका डिफरेंट हो गया। वो आजकल ड्रीम 11 एमपी क्या क्या है, वो नया तरीके से वो बेटिंग हो रहा है, और वो कहता है वो लीगल है, लेकिन ऐसे बेटिंग करना जो मैच फिक्सिंग होता था वो इलीगल है। तो आईपीएल में बेटिंग खूब होता है, और बेटिंग क्या है, एक तरह का गलत चीज है। तो यानी कि हिज अकाउंटेंट हैज एडेड एंड अबेटेड हिम इन द फ्रॉड, अकाउंटेंट ने उसको साथ दिया और अबेट किया वो फ्रॉड करने में, क्योंकि अकाउंटेंट लोग को सब पता रहता है कहाँ से कैसे कैसे क्या होता है, फ्रॉड कैसे हो सकता है। तो यही हुआ, इनकरेज या असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी को उकसाना, किसी को कुछ बोलना, किसी को इनकरेज करना ताकि तुम कुछ गलत काम करो, और वो गलत काम के कारण तुमको गिरफ्तार भी हो सकते हो। ठीक है, ये हो गया अबेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अबेट। क्रिकेट में बेट करना अबेट है। ठीक है, क्रिकेट में बेट कर जो बेट लगाते हैं वो अबेट है, क्रिकेट में अबेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है, आल्म्स। आल्म्स, आल्म्स मीन्स होता है दान करना, मनी फूड और अदर डोनेशन गिवन टू द पुअर और नीडी, एनीथिंग गिवन एज चैरिटी, चैरिटी करना, दान करना, कुछ भी चीजों को जो हम लोग दान करते हैं उसको कहते हैं आल्म्स। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो गया बेनिफैक्शन, बेनिफिस, चैरिटी, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, फिलैंथ्रोपी। ठीक है, ये सब हो गया आल्म्स। जैसे इसका है, ये बहुत रिकॉग्नाइज फेज है सोनू सूद का, सबको पता है कि कोरोना के टाइम में इसने जो किया वो एक गवर्नमेंट से बढ़कर इसने किया। कोरोना के टाइम्स में एक एक इंडिविजुअल को पकड़ पकड़ के उसको हेल्प किया था और इसके लिए अपना पूरा पैसा खोल दिया था। ठीक है, तो ये सोनू सूद, तो ये जो है दोनों हाथ खोल के दान दिया था कोरोना के टाइम में, एकदम दोनों हाथ खोल के आर्म को ओपन करके आर्म्स दिया था। ठीक है, आर्म्स, आर्म्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक और, एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी होता है अ डिसीजन बाय गवर्नमेंट दैट अलाउज पॉलिटिकल प्रिजनर टू गो फ्री। जैसे कि अंग्रेज लोग जैसे पकड़ लेते थे बहुत सारे लीडर्स को, जैसे गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, और भी बहुत सारे जो मूवमेंट करते थे उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, और कुछ दिन बाद एक ऑर्डर आता था, कॉमन ऑर्डर, कि जो जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको फ्री कर देना है। तो इस चीज को हम लोग एमनेस्टी कहते हैं। ठीक है, या अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपुल आर नॉट पनिश्ड फॉर कमिटिंग अ पर्टिकुलर क्राइम। वो ऐसा आएगा कि उस दौरान कुछ अगर क्राइम हो भी गया तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भगदड़ मच गया, कुछ ऐसा हो गया, उसको कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी। इसका सिनोनिम्स हो गया ऑब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस, पार्डनस, पार्डन, रेमिशन, रेमिटल। एंटीनोनिम्स हो गया पेनाल्टी, उल्टा, उल्टा हो गया पनिशमेंट, पेनाल्टी, ये सब उसका एंटीनोनिम्स हो गया। तो यहाँ पे आपने देख रहा होगा, ये स्पेन का, स्पेन में भी होता है और इंडिया में इसको जल्लीकुट्टू के नाम से भी जानते हैं, साउथ में होता है। इसमें एनिमल को मस्ती करने के लिए एकदम छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ हो भी जाए, मान लीजिए इसको बहुत चोट लग गया या इसको कुछ हो गया, इसके लिए किसी को सजा वजा नहीं होगा, इसको क्या पकड़ के जेल में डालेगा, नहीं, या इसका मौत भी हो जाता है जानवर का, इसके लिए किसी को सजा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पूरा एकदम दौड़ते हुए सिंक से किसी को उठा के फेंक देंगे, यहाँ सारे जनता यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, तो एनिमल को मस्ती करने के लिए छोड़ दिया है, तो वो एमनेस्टी है। ठीक है, ये इसको याद करने का तरीका था। तो ये 5 वर्ड हम लोग देख लिए। वेक्टर का जो हम लोग का थ्योरी था,
आज वो कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसका असाइनमेंट एक बार पूरा का पूरा देख जाएंगे क्या क्या है उसमें असाइनमेंट में। और मेरा तो ये है कि अभी आप लोग अब असाइनमेंट आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सारा जितना उसके लिए जितना आपको थ्योरी चाहिए था मिल चुका है, और आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। नहीं होगा तो उसके तो सॉल्व हम कर ही देंगे, और मन लगा के पढ़ते रहिए, इंग्लिश का वर्ड सीखते रहिए। अभी तक आप लोग 10 वर्ड सीख चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जीआरई से लिया गया है या बीसीसीएलई का आया हुआ ही वर्ड है। ठीक है, आज क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।